अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। खैरियत से होंगे सब, उम्मीद रखते हैं हम। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती है। वो थी वैसे आसान, लेकिन थोड़ी सी मतलब हमने सिर्फ कोर्स को कंप्लीट करने के लिए उनको पढ़ा। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। पहले बेस और डिराइव हो चुकी हैं, अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स बेस और डिराइव यूनिट्स के बाद एक दूसरी यूनिट्स भी हैं। अच्छा, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को क्यों, यानी कि अलग सी हैसियत दी गई, इनको क्यों बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ में नहीं रखा गया? तो ये आपकी सोच अब तक थी। इसके बाद आपने ये नहीं कहना कि जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो बेस और डिराइव नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्री यूनिट्स को आपने शायद, आप में से कुछ ने तो देखा ही होगा कि बुक में लिखा है कि 1995 में इन यूनिट्स को डिराइव यूनिट्स करार दे दिया गया था। तो अब से इसको आपने डिराइव यूनिट्स कहना है। तो चलिए शुरू करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। पहले ये देखेंगे कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स है क्या, कौन कौन सी है। तो इस सप्लीमेंट्री यूनिट्स की हम डेफिनेशंस वगैरह इस वीडियो में करेंगे, सारी एक्सप्लेनेशन थ्योरी। इसके बाद वाली वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ पॉसिबल है कि वो ईटा इंडिकेट वगैरह में आ सके, टेस्ट्स में, एंट्री टेस्ट में। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पहले तो यहाँ पे मुझे लिखने दे ज़रा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, अब इनको डिफाइन कैसे किया जाता है वो तो बाद में देखेंगे कौन कौन सी है। तो असल में सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो किस्म की है, रेडियन और स्टेरेडियन। और इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि दीज आर द यूनिट्स विच आर यूज टू मेजर 2D एंड 3D एंगल, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्रिकल शेप्स के एंगल को मालूम करने के लिए ये यूनिट्स हैं। इनको शुरू शुरू में सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा गया था, यानी कि अलग सी हैसियत थी इनकी, लेकिन अब ये डिराइव्ड हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा कि डिराइव्ड क्यों है। तो सप्लीमेंट्री, वैसे सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? तो सप्लीमेंट्री का मतलब है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सुना है, सुना है आपने, सुना है ना करे। सप्लीमेंट्री जो कहते हैं ना कि सप्ली दे दी हमने, सप्ली का क्या मतलब? या जो 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 एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे रहते हैं और बाद में हमारे पास शीट्स ख़त्म हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि एक सप्ली चाहिए, एक्स्ट्रा शीट। तो सप्लीमेंट्री का मतलब है इजाफी, एक्स्ट्रा। तो इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी कि इजाफी यूनिट, क्योंकि ये बेस और डिराइव यूनिट्स के अलावा है तो इसीलिए इनको सप्लीमेंट्री इजाफी यूनिट्स कहा गया। तो डेफिनेशन यूज्ड एंड डिफाइंड, या सिर्फ डिफाइन लिख दो या सिर्फ यूज लिख दो, टू मेजर 2D एंड 3D एंगल्स। अब ये सबसे सिंपलेस्ट किस्म की डिफिनीशन है इनकी। तो मैं एक बार देखता हूँ कि ये वीडियो में आ रहा है या नहीं। हाँ तो ठीक है, चलो। अब ये है सप्लीमेंट्री 2D और 3D एंगल्स को मेजर करने के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स डिफाइन की गई। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स है कौन कौन सी? तो पहले है रेडियन। अब थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं कि जो 1995 में 1995 में CGPM ने
इन यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स में ग्रुप दे दिया। कब? 1995 में CGPM। अब ये थोड़ा सा MCQs के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि आपसे अगर पूछे कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स डिराइव्ड हैं या बेस है, तो आप कहोगे कि यार हमने तो इनको सप्लीमेंट्री अलग से पढ़ा था, ना तो ये बेस है ना ही डिराइव्ड है, तो ये कहाँ से आ गया कि भाई बेस है या डिराइव्ड है। तो अगर आपसे पूछे कि रेडियन और स्टेरेडियन कौन सी यूनिट्स हैं, तो आपने बताना है कि ये डिराइव्ड है। अब बहुत से यानी कि उसमें सप्लीमेंट्री का भी ऑप्शन होता है, तो सप्लीमेंट्री अगर हो तो आपने सप्लीमेंट्री को टिक करना है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे लेवल के मुताबिक ये अभी सप्लीमेंट्री यूनिट्स ही हैं, इजाफी यूनिट्स हैं। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री का ऑप्शन ना हो वहाँ पे, तो आपने इनको डिराइव्ड यूनिट्स कहना है, ठीक है। और डिराइव्ड क्यों है वो बताता हूँ। तो 1995 में CGPM ने इनको डिराइव्ड यूनिट्स करार दे दिया। और ये हैं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, क्योंकि इनके डायमेंशन नहीं है और बंदा सोचता है कि यार ये एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये डिराइव कैसे हुए, तो वो देखेंगे अब हम। तो मैं ज़रा शुरू करता हूँ रेडियन को। रेडियन। अब रेडियन क्या है? असल में ये डिफाइन किया गया है 2D एंगल के लिए, या इसको प्लेन एंगल भी कहा जाता है। प्लेन एंगल 2D एंगल होता है और इसके लिए डिफाइन किया गया है रेडियन। रेडियन SI यूनिट्स है, SI यूनिट है प्लेन एंगल का, और इसकी डिफिनीशन ये है कि चूंकि ये 2D के साथ ताल्लुक़ रखता है, 2 डायमेंशनल स्पेस के प्लेन के साथ, स्पेस कह रहा हूँ, प्लेन के साथ, और इसको सिंपलेस्ट शेप चूंकि सर्कल होता है तो सर्कल के मुताबिक ही इनको डिफाइन किया गया कि दिस इज एन एंगल, या 1 रेडियन इज एन एंगल दैट इज सबटेंडेड। सबटेंड का क्या मतलब? कि बनाता है बाय एन आर्क। अब ये एक आर्क है, आर्क ऑफ सर्कल। आर्क को तो जानते ही होंगे। बाय एन आर्क विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये कुछ होते हैं ज़्यादा मतलब सोचने वाले कि यार इसको ये लेंथ जब इसके बराबर हो तो तब 1 रेडियन की हो, तो यार इसको डिफाइन ही ऐसा किया गया है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो ये है लेंथ, ये है आर रेडियस। जब आर का लेंथ बराबर हो रेडियस के, तब हमारे पास जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो हमारे पास 1 रेडियन कहलाएगा। ये है इसकी डिफिनीशन, इसको डिफाइन ऐसा किया गया है। सो an angle subtended by an arc of a circle such that the length of arc is equal to the radius of that circle। ये हुई इसकी सबसे सिंपलेस्ट डिफिनीशन। सिंपलेस्ट क्या है कि डिफिनीशन है इसकी। तो ये हुआ रेडियन। अब 1 रेडियन इसके मुताबिक डिफिनीशन के मुताबिक क्या है कि आर्क और रेडियस जब बराबर हो जाए तब
का एंगल। अब अगर मैं कहूँ कि इसको ज़रा रेडियस को यहाँ पे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा आर्क, ए सी आर कहाँ से आ गया, आर्क और रेडियस। और अगर इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करें रेडियस को, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आता है, यानी कि आर्क और रेडियस की रेशियो क्या आ गई, 1। हाँ, लेकिन हमने डिफाइन ऐसे किया है कि 1 रेडियन होगा तब जब आर्क और रेडियस बराबर हो, यानी कि रेडियन असल में रेशियो है आर्क और रेडियस का। नहीं समझाई? देखो, डिफिनीशन के मुताबिक हमने ये स्टेटमेंट निकाला कि आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस, लेकिन अगर हम मैथमेटिकली इसको यहाँ पे इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये कुछ यू फॉर्म आ जाएगा, इतनी मैथ्स तो आपको आती ही है। और इसका मतलब ये है कि आर्क और रेडियस की रेशियो क्या है, 1, यानी कि रेडियन 1। इतना मुश्किल इसमें है नहीं, समझो यार। यानी कि आर्क और रेडियस की जो रेशियो होगी वही रेडियन होगा। यहाँ पे मैं अब मैथमेटिकली ज़रा लिखता हूँ कि रेडियंस इज इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस। ये डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये निकाला। अगर आर्क यहाँ पे सपोज करो डबल है, यानी कि इतना है यहाँ तक, अब एंगल कितना होगा, तो आर्क को यहाँ पे हमने 2 टाइम्स रेडियस लिखना है और इसकी रेशियो 2 आ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ रेडियंस भी 2 है और रेशियो भी 2 है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये होगी इसकी मैथमेटिकली फॉर्म। ज़रा मैं मिटाता हूँ इस चीज़ को। सप्लीमेंट्री को नहीं मिटाना चाहिए था। तो ये रहा कि हमने कौन सा रिलेशन निकाला कि रेडियंस, अच्छा यहाँ पे हम रेडियंस इज इक्वल्स टू आर्क और रेडियस, या इसको थोड़ा सा सिंबॉलिकली अगर हम इस स्टेटमेंट को लिखें तो ये बन जाएगा कि थीटा इज इक्वल्स टू, आर को हमने रिप्रेजेंट किया था एस से और रेडियस को आर से, यहाँ पे इसके साथ इन रेडियंस लिख दो, ठीक है। क्योंकि अक्सर होते हैं कि इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एमसीक्यूज़ में, वहाँ पे आपको कंफ्यूज ही ऐसा किया जाता है कि इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एमसीक्यूज़ में ऑप्शन होता है उसको टिक कर देते हैं और वो असल में होता है डिग्रीज में। तो ये डिग्रीज में नहीं है, थीटा रेडियंस में। ऐसा आपके साथ हुआ होगा या हो सकता है, तो इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। अब यार रेडियन असल में है एसआई यूनिट किस चीज़ का, एंगल के लिए, 2D प्लेन एंगल के लिए ये है एसआई यूनिट इसका। तो यार डिग्री भी तो यूनिट है एंगल का, उसको एसआई क्यों नहीं करार दिया गया? तो असल में बात यह है कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि तमाम जितनी भी एसआई यूनिट्स उन्होंने रखी है उसकी वजह यह है ताकि उसको यानी कि ईजी हो यूज़ करने में और ज़्यादा उसकी डिफिनीशन बेहतर हो जिस यूनिट की, उसको रखा गया। यहाँ पे जो डिग्रीज़ है उसको हमने खुद ही डिफ़ाइन किया गया है कि 1 कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्रीज़ होंगी। अब ये डिफिनीशन है, खुद दे दी हमने कि मान लेते हैं कि एक सर्कल में 360 डिग्रीज़ है, ठीक है। लेकिन जो रेडियंस है वो ज़्यादा नेचुरल डिफिनीशन है इसकी। नेचुरल मतलब कि जो हमारे पास सर्कल है उसका आर्क का लेंथ जब रेडियस के बराबर हो जाए तब हम 1 रेडियन कहेंगे। तो इसको हमने यानी कि थोड़ा सा सर्कल के मुताबिक डिफ़ाइन किया, थोड़ा सा नेचुरल वे है।
थोड़ा सा सोच इस पे, आपको खुद समझ आ जाएगी। नेचुरल वे है कि आर्क और इसकी रेशो हम रेडियंस करार दे देते हैं, तो इसीलिए ये ऐसा ही है, इसमें इतना कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे कि एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं। तो आप तो जानते ही हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि कंप्लीट सर्कल में डिग्रीज कितनी होती है 360 डिग्रीज। अब रेडियंस कितने होते हैं कंप्लीट सर्कल में, तो रेडियन बाय डेफिनेशन यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस या आर्क को अब हमने क्या लेना है, चूंकि हम कंप्लीट सर्कल का एंगल मालूम करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमारे पास आर्क आ जाएगा सरकमफेरेंस ओवर रेडियस। अब जो सरकमफेरेंस होता है हमारे पास, इसका अगर आपको याद नहीं फॉर्मूला वगैरह, तो आप याद कर लो, ये होता है 2 पाई आर या पाई डी, एक ही चीज़ है। सो 2 पाई आर ओवर आर विच गिव्स अस 2 पाई, एंड दिस इज एक्चुअली दी थीटा जो कि है 2 पाई। थीटा इन कंप्लीट सर्कल विच इज़ 2 पाई, ये भी ज़रा याद कर लो, वैसे है तो आसान। अच्छा, तो ये भी हमने मालूम कर लिया कि एक कंप्लीट सर्कल में कितना जो है एंगल होता है इन रेडियंस, वो होता है 2 पाई। और इसके अलावा जो भी 2 डायमेंशनल क्लोज्ड प्लेन हो, वो सेंटर पे, अपने सेंटर पे वो प्लेन, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल आ गया, ये अपने सेंटर पे 360 डिग्री बनाएगा। कोई सा भी इरेगुलर क्लोज भी क्यों ना हो, वो अपने सेंटर पे 360 डिग्री ही बनाएगा, या जिसे 2 पाई हम कहेंगे रेडियंस। तो रेडियन और डिग्रीज में हम रिलेशन फाइंड करते हैं थोड़ा सा, वो भी अक्सर यानी कि बुक में भी दिया है और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। सो हमने देखा कि एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियंस है, कितने 2 पाई, और डिग्रीज कितनी है 360 डिग्रीज, 2 पाई रेडियंस। यहाँ पे मैं ज़रा रेडियन लिख देता हूँ, 2 पाई रेडियन। अब हम देखते हैं कि 1 रेडियन क्या चीज़ होगा। सो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 360 ओवर 2 पाई, या इसका रेशो अगर आप फाइंड करो तो ये आ जाएगा 57.3 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3, इसकी वैल्यू भी याद कर लो, ये भी एमसीक्यूज में आ सकती है, बल्कि मैंने देखी है ये वैल्यू, क्योंकि इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे ये तो है आसान, ये तो इस रेशो से भी आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे टाइम ज़ाया होता है, तो इसीलिए याद कर लो 57.3। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो 53.7 था या 57.3, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा याद करने के लिए है, क्योंकि आपको वहाँ पे रेशियो निकालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा, एमसीक्यूज़ में इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे होता है रेडियन ख़त्म। अब एक छोटी सी बात कि रेडियन हमारे पास क्यों डिराइव्ड है, बेस क्यों नहीं। सप्लीमेंट्री तो है, ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री हमने कहा कि इनको डिराइव्ड यूनिट्स, स्टीरेडियन को भी इनको डिराइव यूनिट्स करार दे दिया गया 1995 में। लेकिन क्यों, तो असल बात यह है कि रेडियन को, जैसे कि आप देख रहे हो कि रेडियन इज इक्वल्स टू एस ओवर आर जो है, अब एस क्या है, एक लेंथ, आर क्या है, लेंथ। तो रेडियन असल में डिफाइन हुआ है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, यानी कि ये लेंथ और लेंथ का रेशियो है, तो इसीलिए रेडियन हमारे पास डिराइव्ड है, चूंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं है,
डायमेंशन नहीं है। लेंथ का डायमेंशन आप जब डायमेंशन में पढ़ेंगे तो इसका डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ कैंसिल, कोई यूनिट इसके साथ नहीं लगती, तो इसीलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस है, बट इट इज़ डिराइव्ड, क्योंकि ये डिराइव हुआ है फ्रॉम लेंथ, और इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, डिराइव्ड। इसी तरह स्टीरेडियन भी डिराइव हुआ है फ्रॉम लेंथ, वो अभी हम देखेंगे कि कैसे। तो इतना याद रखो कि ये डिराइव्ड इसीलिए है क्योंकि ये दो लेंथ्स का रेशियो है। किस चीज़ का? दो लेंथ का रेशियो है। सो रेडियन को हम साफ कर देते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। एमसीक्यूज होंगे वो मैं बाद में कराता हूँ दूसरी वीडियो में। अब रेडियन का ज़्यादा काम आपने नहीं करना। स्टीरेडियन की तरफ आते हैं। तो स्टीरेडियन तो अब देखते हैं चलो स्टीरेडियन कि स्टीरेडियन क्या चीज़ है। स्टीरेडियन अब याद रखो कि ये डिफाइन हुआ है हमारे पास 3D शेप्स के लिए, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में जो चीज़ होगी उसको, उसके एंगल को मेजर करने के लिए हम स्टीरेडियन को यूज़ करते हैं, और इसको डिफाइन भी उसी के लिए किया गया है। क्योंकि अगर सोचो ज़रा, हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, सर्कल नहीं स्फेयर, हमारे पास ये स्फेयर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसके कंप्लीट एंगल को कैसे मालूम करोगे? रेडियंस में हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका यहाँ से एक सर्कल काट के हम उस सर्कल का रेडियन तो मालूम कर सकते हैं कि 360 डिग्री या 2 पाई है, लेकिन कंप्लीट स्फेयर का इस सेंटर पे कैसे मालूम करोगे? नहीं कर सकते, इसीलिए स्टीरेडियन को डिफाइन किया गया है। तो स्टीरेडियन ये असल में है 3D ऑब्जेक्ट के लिए, और इसको कहा जाता है सॉलिड एंगल। तो अगर आपसे पेपर में अक्सर पूछ लेते हैं सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे स्टीरेडियन और रेडियन का ही पूछा जाता है। आपने यही चीज़ लिखनी है जो स्टीरेडियन और रेडियन में मैंने बताई या बताऊँगा, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ पहले ये यानी कि ऊपर हेडिंग डाल दो कि सॉलिड एंगल, और फिर नीचे लिख दो कि सॉलिड एंगल इज़ एक्चुअली मेजर्ड इन स्टीरेडियंस, दिस इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, और फिर स्टीरेडियन का चीज़ शुरू कर दो। तो ऊपर मेन हेडिंग आपने सॉलिड एंगल लिखनी है 2 लाइनों के साथ, और फिर स्टीरेडियन को शुरू कर देना है। तो ये सिंपल आपका वो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाएगा, अक्सर पूछते हैं। तो अब स्टीरेडियन को हम करते हैं डिफाइन कि ये है क्या चीज़, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। सो स्टीरेडियन, चूँकि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए है, और 3 डायमेंशनल में सबसे सिंपलेस्ट शेप होता है हमारे पास स्फेयर, तो इसको स्फेयर की मदद से डिफाइन किया गया कि दिस इज़ एक्चुअली एन एंगल, लिख लेता हूँ, एंगल सबटेंडेड at the center of a sphere by an area। अब एरिया क्यों, रुको जरा, by an area equal to the square of the radius। वहां पे क्या था, आर्क अगर लेंथ के बराबर हो, यहाँ पे क्या है कि एरिया, सरफेस एरिया अगर हमारे पास रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, इतना एरिया कि जो रेडियस का स्क्वायर के बराबर हो। अब यहाँ पे एरिया लिया गया है, एरिया क्यों लेंगे यार? 3D ऑब्जेक्ट को अगर आप
उसके लिए एंगल को डिफाइन करोगे तो उसको 3D में मूव ही करना होगा आपको। अगर यानी कि मैं यहाँ पे कोई एरिया ड्रा करूँ और उसका यहाँ से एंगल बनाऊँ, थोड़ा सा रफ से बना रहा हूँ लेकिन समझो, यहाँ पे एंगल बना रहा हूँ तो ये एंगल 3D तब बनेगा जब हम वहाँ पे कंसीडर करेंगे 2D एरिया। एरिया क्या है? 2D। वहाँ पे हमने सर्कल की सूरत में आर को कंसीडर किया था और एंगल हमारे पास 2D आ गया था। आर क्या है? 1D, सिंगल लाइन है ना, तो ये 1D है और एंगल हमारे पास 2D आ गया। यहाँ पे हम 2D को कंसीडर करेंगे, एंगल हमारे पास 3D आएगा। सिंपल। यहाँ पे एक कोन बनेगा और उस कोन का जो एंगल होगा वो हमारे पास स्टीरेडियन में होगा और वो ये एरिया और उसके बराबर जब हो तब 1 स्टीरेडियन हम उसे कहेंगे। सो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर क्यों लिया है? रेडियस का स्क्वायर क्यों, सिर्फ रेडियस नहीं? तो यार इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हम एरिया को ले रहे हैं और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो रेडियस का भी हमने यूनिट उसके मुताबिक ही बनाना है। अब एंगल को हम मीटर में तो फिर नहीं लिख सकते कि अगर एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर हो और ये मीटर हो तो यहाँ पे स्टीरेडियन का यूनिट मीटर आ जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह जैसे रेडियन का मैंने बताया कि ये रेशो है, तो उसी तरह आपने सोचना है कि नंबर ऑफ स्टीरेडियन इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का रेशो होता है बिल्कुल रेडियन की तरह। जैसे हमने उसका बताया कि उसका रेशो अगर 1 आ रहा है और वहाँ पे रेडियन भी 1 था, तो इसीलिए हमने कहा कि चलो अगर दोनों 1 आ रहे हैं तो इसका मतलब कि रेडियन, नंबर ऑफ रेडियन असल में रेशो है आर का लेंथ और रेडियस का। तो उसका यहीं पे बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पे अगर सरफेस एरिया और रेडियस का स्क्वायर जो है उसका रेशो हम निकालेंगे, वो जितना आएगा नंबर ऑफ रेडियंस भी उसके बराबर ही होंगे। तो इसीलिए हम इस चीज़ को इस तरह लिखते हैं कि नंबर ऑफ रेडियंस असल में बराबर है सरफेस एरिया और रेडियस के स्क्वायर के बराबर, यानी कि उसका रेशो। ठीक है, ठीक है। अब याद रखो कि जो स्टीरेडियन है या जो सॉलिड एंगल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। ओमेगा से, ये बुक में नहीं दिया, आप खुद जान लो, ओमेगा से। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया, सिंपल ए लिख लेता हूँ, और रेडियस का स्क्वायर। ये है इसके लिए रिलेशन मैथमेटिकली। और अब वही करेंगे जो हमने पहले किया कि कंप्लीट स्फीयर में कितने स्टीरेडियंस होते हैं और रेडियन और स्टीरेडियन के दरमियान क्या ताल्लुक है वो भी मैं बताऊंगा। वो भी बुक में नहीं है, आपको बुक में नहीं मिलेगा। थोड़ा सा वो ताल्लुक है, वो उसका डेरिवेशन थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी मैं करूँगा लेकिन वो अगली वीडियो में। तो फ़िलहाल यहाँ पे इसका मैथमेटिकल तो लिख लिया, यहाँ पे ये बताना है कि कंप्लीट स्फीयर में कितने स्टीरेडियंस होते हैं। तो हमारे पास कंप्लीट स्फीयर, चूँकि हम उसकी बात करेंगे, थोड़ा सा 3D शो करने की कोशिश करता हूँ। ये was का सेंटर। अब हमने पहले सिर्फ छोटा सा एरिया कंसीडर किया था और यहाँ पे बनने वाला एक कोन था, एरिया से सेंटर तक कोन बनने वाला था। ठीक है, लेकिन अगर हम कंप्लीट सरफेस एरिया को कंसीडर करें तो ये पूरा जो स्फीयर है वो होगा और उसका सेंटर पे एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ओमेगा इज इक्वल्स टू, यानी कि कंप्लीट स्फीयर, यहाँ पे नीचे ज़रा मैं लिख लेता हूँ, कंप्लीट स्फीयर खुद लिख दो। ओमेगा इन कंप्लीट स्फीयर इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर।
अब सरफेस एरिया स्फेयर का कितना होता है, 4πr स्क्वेयर्ड, 4πr स्क्वेयर। इसको भी आप उम्मीद है कि आपने ये पहले जाना होगा, इसको आपने याद किया होगा, क्योंकि ये हमारे 8th या 7th क्लास में था। मैं इतना भूल गया हूँ, लेकिन मुझे ये याद है कि इस चीज़ के बराबर था सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। तो यहाँ से हमारे पास आता है 4π टी रेडियन। ओमेगा इज इक्वल टू 4π टी रेडियन, ठीक है। इनकम्प्लीट स्फेयर इतना एंगल होता है हमारे पास। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ओमेगा और थीटा के दरमियान क्या रिलेशन है, ओमेगा और थीटा के दरमियान क्या रिलेशन है। तो ओमेगा इज एक्चुअली इक्वल्स टू थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल है, बहुत ही डरा देगा आपको, लेकिन असल रिलेशन ये है। अब यहाँ पे थीटा क्या है ये आप सिंपली अभी नहीं जान सकते। ये असल में है कोण के लिए, कोण के लिए, क्योंकि स्फेयर से हम अगर कोई सा भी सरफेस एरिया उठाएंगे और उसका हम स्टीरेडियन देखेंगे तो वहाँ पे कोण ही बन रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कोण बनेगा। तो इसीलिए ये सिंपल कोण के लिए है। यहाँ पे थीटा क्या है, ये असल में अगर यहाँ पे मैं कोण बनाऊँ ये कोण है, ठीक है। कोण को तो जानते हो, ये असल में 3D है, लेकिन इसका जो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जो एंगल है और उसका जो हाफ है वो असल में थीटा है। यानी कि जो यहाँ पे जिस कोण का आपसे ओमेगा मांगा होगा, स्टीरेडियन मांगा होगा, उसका जो थीटा में एक एज से दूसरे एज तक, ठीक है, एंगल होगा थीटा, उसका हाफ करना है और वो थीटा होगा हमारे पास। यानी कि अगर ये कंप्लीट हमारे पास फाई है तो ये इसका हाफ, फाई का हाफ हमारे पास थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है, ये अगले एमसीक्यूज़ की वीडियो में आपको डिराइव करके दूंगा, लेकिन वो मैथमेटिकल असूल के मुताबिक होगा, तो ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, तो वहाँ पे देखेंगे वो, अगर किसी ने करना हो तो कर लो, नहीं करना तो स्किप भी कर सकते हो। सिर्फ याद करना है, वरना ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में इतने मुश्किल नहीं पूछ जाता था और ना ही एमसीक्यूज़ में, लेकिन हो सकता है, चांसेस है कभी कभार एमसीक्यूज़ ज़्यादा मुश्किल आ जाती हैं। यहाँ पे एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अब स्टीरेडियन भी उसी तरह रेडियन की तरह डिराइव्ड है। कैसे? क्योंकि ये रेशियो है एरिया स्क्वायर वही लेंथ का डिराइव, यानी कि लेंथ से ही निकला है, उसी डिराइव हुआ है, तो इसीलिए ये डिराइव्ड है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये बुक में भी लिखी है लेकिन आपने नोटिस नहीं की होगी, ये है इम्पॉर्टेंट, और ये एमसीक्यूज़ में आपको, मैं जब अगली वीडियो में एमसीक्यूज़ कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। फिलहाल ये जुमला नोट कर दो कि टोटल सरफेस of any closed 3D object या 3D shape of any closed 3D shape लिख लेता हूँ, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, of 3D shape at any of its interior point makes 4π स्टीरेडियन। क्या मतलब? देखो, हमने डिफाइन तो स्फेयर के लिए किया, स्फेयर की, लेकिन क्या सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट्स स्फेयर ही होते हैं?
अक्सर स्टूडेंट यही यानी कि बुक में सिंपल डिफिनीशन देख ली, स्फेयर को देखा तो इसको स्फेयर के साथ ही रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि ये सिर्फ स्फेयर के लिए है। स्फेयर के लिए नहीं, हर एक 3D शेप के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। कोई भी 3 डायमेंशनल एंगल आपने मालूम करना हो किसी भी चीज़ का तो आप स्टीरेडियन में ही फाइंड कर सकते हो। और कंप्लीट क्लोज सरफेस का, जैसे कि मैं यहाँ पे एक डब्बा बनाता हूँ, डब्बा बनाना मुझे आता है, बचपन में बहुत बनाए ये वाले डब्बे। इसका यहाँ पे सेंटर है। अब इसके जो सारे, ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है सपोज कर लो, इसके सारे सरफेसेस क्लोज हैं। अब ये सरफेसेस इस सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे, 4 पाई स्टीरेडियन का। या अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ से हटा लूँ और यहाँ पे कोने में रख दूँ, है अंदर लेकिन कोने में है, और कहूँ कि अब कितना सरफेस एंगल बना रहा है, तो तब भी 4 पाई, कंप्लीट सरफेस 4 पाई। हाँ, इस साइड का डिफरेंट होगा, इस साइड का इस पे एंगल डिफरेंट होगा, उसका ज़्यादा होगा इस साइड का, इस हाफ का ज़्यादा एंगल होगा उस पर, इसका कम, लेकिन होगा कंप्लीट 4 पाई। तो हम कंप्लीट सरफेस की बात कर रहे हैं चूंकि, तो इसीलिए ये कंप्लीट सरफेस में 4 पाई। इसी तरह कोई इरेगुलर शेप भी अगर हो और ये 3D हो और सेंटर या किसी भी पॉइंट पे कंप्लीट स्फेयर बोल रहा हूँ, कंप्लीट क्लोज सरफेस का एंगल 4 पाई होगा। ये बात याद रखनी है। बाकी इसमें मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, क्योंकि हमने स्टीरेडियन का और रेडियन का सब कुछ पढ़ लिया है। इतना लेंथी वीडियो सिर्फ हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे बनाया है, तो इसको करते हैं ख़त्म। अगली वीडियो में मैं इसके MCQs करूँगा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।